हेलो फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियरिंग चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा न्यू टॉपिक है पार्टिकल साइज एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं पार्टिकल साइज एनालिसिस। अब यहाँ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास दो टाइप के पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पे। नंबर वन होता है कोर्स एग्रीगेट, कोर्स पार्टिकल, ठीक है। नंबर सेकंड हमारे पास होता है फाइन फाइन पार्टिकल्स, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे पार्टिकल्स दो टाइप के होते हैं, कोर्स पार्टिकल और फाइन पार्टिकल्स। अब इन कोर्स पार्टिकल और फाइन पार्टिकल्स का हम जो एनालिसिस करते हैं वो हम दो स्टेप में करते हैं। टू स्टेप्स में हम एनालिसिस करते हैं यहाँ पे हमारे जो पार्टिकल्स हैं उनका। तो वो दो स्टेप हमारे पास कौन कौन सी है? हमारे पास फर्स्ट है यहाँ पे, नंबर वन है हमारे पास सिव एनालिसिस। सिव एनालिसिस और सेकंड है हमारे पास सेडिमेंटेशन, ठीक है। सेडिमेंटेशन एनालिसिस। इन दो स्टेप से हम यहाँ पे हमारा जो सिव एनालिसिस पार्टिकल साइज एनालिसिस है वो हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है यहाँ पे सिव एनालिसिस और सेकंड हमारे पास है यहाँ पे सेडिमेंटेशन एनालिसिस, ठीक है। तो नंबर वन हम सिव एनालिसिस की यहाँ पे बात करते हैं। तो चलिए नोट डाउन करते हैं हम सबसे पहले सिव एनालिसिस। सिव एनालिसिस, ठीक है। तो सिव एनालिसिस की हम बात करें यहाँ पे, तो सिव एनालिसिस हमारे पास दो टाइप के यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे दो टाइप के एग्रीगेट होते हैं। एक होता है कोर्स, एक होता है फाइन, ठीक है। तो सिव एनालिसिस मतलब होता है, मैं आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाता हूं। आप यहाँ पे ये डायग्राम देख पा रहे होंगे। यहाँ पे लाइन से बहुत सारी सिव एक के ऊपर एक जमी हुई है। जब हम यहाँ पे हमारा सोइल का कुछ सैंपल यहाँ पे डालेंगे तो उस सैंपल के अंदर जरूरी तो नहीं है कि उसके अंदर कोर्स ही हो फाइन ही हो, उसके अंदर मिक्सर होगा। कोर्स भी होंगे कुछ पार्टिकल्स, कुछ फाइन होंगे, कुछ का डाया 80 mm होगा, किसका 40 होगा, किसी का 4.75 होगा, किसी का माइक्रोन में होगा। तो यहाँ पे अलग अलग डाया के हमारे पास यहाँ पे सोइल सैंपल होंगे, ठीक है। तो जब हम इसको टॉप वाली छलनी पे डालेंगे हमारे सैंपल को, तो इसके बाद हम छलनी को जब जोर जोर से हिलाएंगे तो उसके बाद जो हमारे पास टॉप में छलनी के जो आटा छानने की छलनी आपने देखी है उसमें अलग अलग टाइप के हमारे पास होल होते हैं। अलग अलग टाइप की छलनी, अलग अलग टाइप के होल्स। तो सपोज करिए हमारे पास सबसे ऊपर 80 mm की छलनी है, तो जो 80 mm से बड़े पार्टिकल्स हैं वो ऊपर ही रह जाएंगे, बाकी जो 80 mm से छोटे पार्टिकल्स हैं वो नीचे यहाँ पे मूव कर जाएंगे। इसी तरीके से जो नीचे वाली साइज के पार्टिकल्स के हमारे सीव है उस साइज के पार्टिकल्स हमारे सीव पर ही रह जाएंगे, बाकी पार्टिकल्स नीचे आ जाएंगे। इसी तरीके से हमारे जो सबसे फाइन पार्टिकल, सबसे छोटे पार्टिकल होंगे वो यहाँ पे सबसे बॉटम में आ जाएंगे और जो सबसे बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे वो शिव में जो हमारे पास गोलाई होगी यहाँ पे छानने की उसके अकॉर्डिंग वहां पे रुकते जाएंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो यहाँ पे हम देखें हमारे पास शिव एनालिसिस में जो पार्टिकल्स की साइज होती है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक तो कोर्स और सेकंड होता है हमारे पास फाइन। अब कोर्स एग्रीगेट क्या होते हैं? जो हमारे पास ग्रेटर देन 4.75 mm से बड़े होते हैं। जो 4.75 mm से बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे कोर्स होते हैं और जो लेस देन 4.75 होते हैं वो हमारे फाइन पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि ये कहां से कहां तक वेरी करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कोर्स पार्टिकल हमारे 4.75 से 80 mm तक यहाँ पे हमारे पास होते हैं। और इसी तरीके से अगर हम फाइन पार्टिकल्स की बात करें तो फाइन पार्टिकल्स हमारे पास 75 माइक्रोन से 4.75 mm तक रहते हैं, ठीक है।
तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया होगा कि कोर्स पार्टिकल्स क्या होते हैं, जो हमारे पास 4.75 mm से बड़े होते हैं, फाइन पार्टिकल जो 4.75 से छोटे होते हैं। और ये कहां से कहां तक वेरी करते हैं, हमारे पास कोर्स पार्टिकल 4.75 से 80 mm तक वेरी करते हैं, और फाइन पार्टिकल 75 माइक्रोन से हमारे पास 4.75 mm तक यहाँ पे हमारे पास वेरी करते हैं। ठीक है, तो आपका ये क्लियर हो गया है यहाँ से। अब नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर टॉपिक आता है परसेंटेज फाइनर। ठीक है, अब परसेंटेज फाइनर हमारे पास क्या होता है, इसके लिए हम फिर से डायग्राम की तरफ चलते हैं। डायग्राम से आपका यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा। तो परसेंटेज फाइनर हम कैसे निकालते हैं, सपोज करिए हमने यहाँ पे 100 ग्राम मटेरियल डाला है, सोयल सैंपल कोई डाला है। अब हम छलनी को अच्छे से हिलाएंगे। सपोज करिए हमारी ऊपर वाली छलनी के अंदर 20 ग्राम यहाँ पे मटेरियल रह गया है, बाकी 80 ग्राम यहाँ पे नीचे आ गया है। हमने फिर से छलनी को हिलाया, 20 ग्राम फिर से हमारा यहाँ पे रह गया है, 60 ग्राम यहाँ पे पहुंच गया है। ठीक है, इसी तरीके से हम हिलाते जाएंगे और यहाँ पे अलग अलग क्वांटिटी यहाँ पे साइज के अकॉर्डिंग रुकती जाएगी। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि अगर हम परसेंटेज फाइनल निकाले तो टॉप वाली छलनी के अंदर हमारा कितना मटेरियल रुका है, 20 ग्राम। कितने में से रुका है, टोटल 100 ग्राम हमारे पास था। ठीक है, और परसेंटेज की बात करें तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास कितना परसेंटेज आएगा, तो यहाँ से हमारे पास टोटल आ रहा है ये 20%। तो आपको ये समझ में आ गया होगा परसेंटेज फाइनल कैसे निकालते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे जो छलनी में हम जब छानते हैं, तो सपोज करिए हमारे पास छलनी के अंदर जो छानने के लिए गोल गोल शेप बने होते हैं, होल होते हैं, उनका साइज है हमारे पास 4.75 mm। तो सपोज करिए हमने सोइल सैंपल वहां पे उस छलनी के अंदर डाला, तो सोइल सैंपल डालने के बाद हमारे जो 4.75 से बड़े पार्टिकल्स होंगे वो छलनी के अंदर ही रुक जाएंगे, बाकी जो 4.75 से छोटे होंगे वो छलनी से पार होके हमारे पास नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारे पास 4.75 के कितने पार्टिकल्स हैं, तो उनका हम वेट कर लेंगे। सपोज करिए वो हमारे पास 20 ग्राम है। टोटल हमारे पास मटेरियल कितना था, 100 ग्राम। तो हम परसेंटेज फाइनल निकाल सकते हैं कि हमारे पास टॉप वाली छलनी के अंदर कितना परसेंटेज फाइनर है और जो नीचे गया है वो कितना परसेंटेज फाइनर है। तो यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास परसेंटेज फाइनर का फॉर्मूला क्या निकल के आता है, तो परसेंटेज फाइनर हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, परसेंटेज फाइनर इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉइल रिटेन्ड ऑन दैट sieve। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ सोइल सैंपल। ठीक है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं परसेंटेज हमारा कितना परसेंटेज फाइनल है। वेट ऑफ सोइल रिटेन्ड मतलब जो हमने सैंपल में सोइल डाली है वो कितनी सोइल हमारी टॉप वाली छलनी में रह गई है और बाकी कितनी चली गई है। तो जो रिटेन करी है, जो रुक गई है हमारे पास छलनी में, उसको हम डिवाइडेड कर देंगे हमारे पास जितना हमने सोइल सैंपल लिया था। तो यहाँ से हमारे पास परसेंटेज फाइनल आ जाता है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ठीक है, तो परसेंटेज फाइनल हमारा कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ से हमारा sieve एनालिसिस कंप्लीट हो गया है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो हम यहाँ पे sieve को जो यहाँ पे हम मूवमेंट कराते हैं, जो sieve हमारा यहाँ पे एनालाइज करते हैं हम, sieve में हमने सैंपल डाला है, sieve को सैंपल डालने के बाद हम कितनी देर तक यहाँ पे हिलाते हैं, वो टाइम पीरियड हमारे पास होता है 10 मिनट। 10 मिनट तक हम sieve एनालिसिस यहाँ पे करते हैं। उसके बाद हमारा रिजल्ट आ जाता है कि कितना हमारा परसेंटेज, किस छलनी में कितना फाइनल है, किस छलनी में कितना हमारा यहाँ पे सैंपल बचा हुआ है। तो
तो यहाँ से आप नोट डाउन कर लीजिए कि हम जो सीव एनालाइज करते हैं वो हमारा टाइम पीरियड 10 मिनट तक होता है। ठीक है, और आपको एक बात और मैं बता देता हूं, जो हम कोर्स सीविंग के अंदर कोड प्रोवाइड करते हैं वो कोड हमारा होता है IS 462 1962। ठीक है, जो हमारा कोड यूज हम करते हैं फॉर कोर्स सीविंग, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूं, फॉर कोर्स सीविंग। ठीक है, जो हम कोर्स सीविंग के अंदर हमारा कोड यूज करते हैं वो है हमारा IS 462 1962। ठीक है, एक बात का हमें और ध्यान रखना है कि हमने जो सोइल सैंपल लिया है, सपोज करिए हम कोर्स का नहीं फाइन सैंपल का हम यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं। फाइन सैंपल का जब हम एनालाइज करते हैं तो उसको हम पहले अच्छे से धो देते हैं सोइल सैंपल को, ताकि जो हमारा सोइल सैंपल है उसमें से हमारे जो क्ले और सिल्ट के पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाएंगे और जो हमारे फाइन पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाएंगे। अलग होने के बाद उस अलग वाले सैंपल को हम हमारी जो सीव है उसके अंदर डालेंगे, छलनी के अंदर डालेंगे, और वहां से हम जो हमारे फाइन पार्टिकल्स के अलग अलग डाया होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे उनका एनालाइज कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमारे पास जो कोर्स और सीव एनालाइज के अंदर और फाइन एनालाइज के अंदर जो हमारे पास हम छलनियां यूज करते हैं, जो सीव हम यूज करते हैं, उनकी साइज हमारे पास क्या क्या होनी चाहिए। तो नंबर 1 हम कोर्स सीव की अगर बात करते हैं तो वो हमारे पास होती है 80 mm, 40 mm, ठीक है, 20 mm, 10 mm और 4.75 mm। इस साइज के हमारे पास यहाँ पे सीव हमारे पास प्रोवाइड होती है इन द केस ऑफ कोर्स सीविंग। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम फाइन सीविंग की बात करें, फाइन सीविंग, ठीक है, अब फाइन सीविंग के अंदर हमारे पास होती है 1 mm, 2 mm, ठीक है, 600 माइक्रोन, 425 माइक्रोन, 212 माइक्रोन, 150 माइक्रोन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे, नेक्स्ट है हमारे पास 75 माइक्रोन, और लास्ट तो हमारा फर्स्ट होता ही है 4.75 mm। ठीक है, तो इन साइज के हम यहाँ पे सीव हम लेते हैं। कोर्स के अंदर हमारे पास होता है 80, 40, 20, 10, 4.7। फाइन के अंदर हमारे पास होता है 1, 2, 600 माइक्रोन, 425 माइक्रोन, 212 माइक्रोन, 150 माइक्रोन और 75 माइक्रोन। अब इनको याद कैसे करें, आप एक यहाँ पे जोड़ा बना लीजिए, मतलब दो पॉइंट को एक साथ लीजिए। पहले हम 80 की बात करें तो 80 का हाफ 40, फिर 20 की बात करें तो 20 का हाफ 10 और 4.75 तो हमारा होता ही है। फाइन के अंदर अगर हम बात करें तो 1 का हाफ 2, ठीक है, 600 आपको याद करना होगा, 425 का हाफ 212 ऑलमोस्ट बराबर है, 150 का हाफ 75, तो आपको इस तरीके से ये याद रखना है। ठीक है, तो यहां से हमारा सीव एनालिसिस कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं हमारे सेडिमेंटेशन एनालिसिस की। आपको यहाँ पे मैंने सीव एनालाइज के अंदर जो हमारी छलनी होती है हम किस तरीके से इनको जमाते हैं वो आपने देख लिया है। परसेंटेज फाइनर हमारा जो रिटेन करता है उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे सेडिमेंटेशन एनालिसिस। तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस क्या होता है हम नोट कर लेते हैं पहले। सेडिमेंटेशन एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस। अब हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस की बात करें तो ये हमारा स्टोक्स लॉ पे बेस्ड होता है। ये आपको याद रखना है कि ये स्टोक्स लॉ पे बेस्ड हमारा होता है। ठीक है, तो स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, सपोज करिए हमारे पास ये कोई जार है, इसके अंदर ये पानी हमारा फिल है, ये वाटर है।
अगर इसके अंदर हम कोई सोयल सैंपल यहाँ से अगर डालेंगे तो सोयल सैंपल डालने के बाद वो कुछ देर तक ऊपर रहेगा, बाकी जो हमारे पार्टिकल्स होंगे वो धीरे 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 सेटल डाउन हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास स्टोक ने एक फॉर्मूला दिया है, ठीक है, सेटलिंग वेलोसिटी का। वो हमारे पास होता है Vs इक्वल्स टू G-1 गामा W डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू। तो यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला आया है जो स्टोक लॉ ने दिया है, स्टोक ने हमें दिया है सेटलिंग वेलोसिटी। Vs हमारे पास है सेटलिंग वेलोसिटी, ठीक है। म्यू हमारे पास है डायनामिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी, ठीक है। डी हमारे पास है साइज ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। यहां से जी हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो यहां से हमारे पास सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला स्टोक ने दिया था। यहाँ पे स्टोक ने हमें कुछ अजम्पशंस भी दिए थे, तो उन अजम्पशंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इस फॉर्मूले का एनालिसिस करते हैं। तो हमारे पास अजम्पशंस हैं, अजम्पशंस देखिए आप। फर्स्ट हमारे पास है जो हमारे पास जो वाटर है, जो मीडियम है, वो हमारे पास इनफाइनाइट है। कहने का मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट मीडियम, ठीक है। सेकंड हमारे पास स्टोक ने बोला था जो हमारे पास पार्टिकल्स, जो सोयल सैंपल हम लेंगे उसके अंदर जो पार्टिकल्स के हमारे साइज होगी, जो शेप होगा, वो शेप हमारे पास स्फेरिकल होगा। स्फेरिकल मतलब गोलाकार, ठीक है। थर्ड हमारे पास अजम्पशंस बोला था स्टोक ने कि जो हमारे पार्टिकल्स बॉटम के अंदर सेटल हो गए, जो हमारे यहाँ पार्टिकल्स सेटल होंगे वो बॉटम के अंदर यूनिकली तरीके से होंगे, मतलब आपस में चिपकेंगे नहीं, यूनिक तरीके से आपस में अपने आप से डिस्टेंस बना के रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेटल यूनिकली, ठीक ले। तो यहां से हमारे पास जो अजम्पशंस आते हैं वो बिल्कुल उसके विपरीत थे। जो हमें स्टोक ने जो यहाँ पे अजम्पशंस दिए थे, वो अजम्पशंस जो उसने दिए थे उसके बिल्कुल विपरीत थे। कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज करिए ये हमारे पास कोई इनफाइनाइट मीडियम है, ठीक है। जब भी हम सोइल सैंपल इसके अंदर डालेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि वो पानी के अंदर होता हुआ पूरा चला जाएगा। कुछ हमारे यहाँ पे जो हमारी वॉल है, वॉल पे भी टच होके यहाँ पे रुकने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इनफाइनाइट मीडियम हमारा नहीं होता है, कुछ पार्टिकल्स हमारे वॉल पे ही यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लिमिटेशन के अंदर क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट मीडियम नॉट इनफाइनाइट, ठीक है। कि मीडियम इनफाइनाइट हमारा हुआ ही नहीं। कैसे, मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि वो हमारे वॉल पे रेजिस्ट करने की कोशिश करेंगे, सारे पार्टिकल्स पानी के अंदर होते हुए बॉटम पे ना जाके कुछ पार्टिकल्स हमारे वॉल पे यहाँ पे रेजिस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से हमारा मीडियम इनफाइनाइट तो हुआ ही नहीं, कुछ पार्टिकल्स वॉल पे ही रुकने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। स्फेरिकल पार्टिकल्स, हमारे जो हम सॉइल सैंपल लेते हैं, हमारे जरूरी नहीं है कि सारे सैंपल गोल ही शेप में हो, कुछ हमारे ऐसे शेप में भी हो सकते हैं, कुछ हमारे इस टाइप के शेप में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो फ्लेकी पार्टिकल्स हैं। फ्लेकी मतलब उल्टा सुल्टा शेप, कुछ भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ से हमारा जो सेकंड हमारा अजम्पशन था स्टोक का, वो भी यहाँ पे गलत साबित हुआ। थर्ड हमारा है कि सेटल यूनिकली, ऐसा तो नहीं है कि जो हम सोइल पार्टिकल्स इसके अंदर डालेंगे सैंपल में वो सारे पार्टिकल्स आपस में दूरी बनाकर ही सेट होंगे बॉटम में, ऐसा नहीं होता है। आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई सोइल सैंपल डालते हैं तो वो पानी के अंदर एक ही जगह पर इकट्ठे होने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे,
उसको हम बोलते हैं एग्लेमिरेशन। मैं आपको लिख के बता देता हूं यहाँ पे, एग्लेमिरेशन इसका मतलब होता है ढेर ढेर इकट्ठा होना, ढेर इकट्ठा होना। मतलब ये हुआ कि स्टोक ने हमें बोला था कि आपस में दूरी बना के वो सेटल डाउन होते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। आपने भी देखा होगा कि जब भी हम सोइल सैंपल किसी पानी के अंदर डालते हैं तो पानी के अंदर सेट नहीं होते हैं, आपस में दूरी बनाकर न रहकर वो आपस में इकट्ठे होने की कोशिश करते हैं। इन इकट्ठे होने से बचाने के लिए भी हम उसके अंदर कुछ एजेंट डालते हैं, उनके हम बोलते हैं डिसफ्लोकुलेटिंग एजेंट। वो मैं अभी जस्ट आपको बताऊंगा, पहले हम स्टोक लॉ यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास अजम्पशंस कुछ दिए थे, उसके विपरीत यहाँ पे हमारे पास लिमिटेशन आती है। एक हमारे पास एक और बात बताई थी कि जो हम सैंपल लेते हैं वो सैंपल हमारे पास 0.2 माइक्रोन से 200 माइक्रोन के बीच ही वेरी करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे पास 0.2 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम ब्राउनियन पार्टिकल्स बोलते हैं। मैं लिख के आपको बता देता हूं, 0.2 से छोटे हमारे ब्राउनियन पार्टिकल्स होते हैं। अब ब्राउनियन पार्टिकल्स हमारे जिगजैग फॉर्म के अंदर होते हैं। जैसे कि आप देखिए, हमने कोई जार है, उसके अंदर वाटर है। अब वाटर के अंदर अगर हम कोई सॉइल सैंपल डालेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि सारे पार्टिकल्स नीचे चले जाएंगे। कुछ जो स्मॉलेस्ट साइज के होते हैं, सबसे छोटे आकृति के होते हैं, वो हमारे पानी के अंदर ऊपर ही यहाँ पे तैरते हुए रहते हैं। वो यहाँ से कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, एक यहाँ पे ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, यहाँ पर ही घूमते रहते हैं। तो ये यहाँ पे जिगजैग फॉर्म में क्रिएट होते हैं। जिगजैग फॉर्म के अंदर आप देख रहे होंगे, कभी इधर, कभी इधर, कभी ऐसे ही यहाँ पे ये घूमते रहते हैं। तो इन्हें हम ब्रोमियन कंडीशन बोलते हैं। इससे छोटे पार्टिकल्स हमारे यहाँ पे सेटल डाउन नहीं होते हैं। और जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनपे हमारे पास ग्रेविटी एक्ट करती है, ग्रेविटी एक्ट करती है, जिसके कारण वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं। इसी कारण अगर हम बोले ग्रेविटी एक्ट करती है, इसी कारण यहाँ पे हमारे जो स्टोक लॉ का जो फॉर्मूला निकल के आया था वो यहाँ पे वैलिड नहीं होता है। ठीक है, स्टोक लॉ ने जो हमें फॉर्मूला दिया था वो ग्रेविटी एक्ट की वजह से यहाँ पे हमारे पास सेटिस्फाई कंडीशन को नहीं करता है। और यहाँ पे 0.2 माइक्रोन से हमारे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो ब्राउनियन होते हैं, और 200 से बड़े ग्रेविटी एक्ट यहाँ पे हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा पार्टिकल्स यहाँ पे होता है। और ग्रेविटी एक्ट होने की वजह से जो हमारा स्टोक लॉ का फॉर्मूला है सेटलिंग वेलोसिटी का, वो हमारे यहाँ पे वैलिड नहीं होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे एग्लोमीरेशन की, कि ये क्या होता है। एग्लोमीरेशन मतलब हमारे पास होता है एग्लेमिरेशन। भाई एग्लेमिरेशन क्या होता है? आपको साफ यहाँ पे दिख रहा होगा, ढेर इकट्ठा होना। एग्लेमिरेशन मतलब होता है हमारे यहाँ पे ढेर इकट्ठा होना। तो अगर हम सपोज करिए हमारे पास ये कोई सेम जार है, उसके अंदर वाटर है, तो जो हम पार्टिकल्स डालते हैं सोइल सैंपल, वो यहाँ पे इकट्ठे होने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा होने से बचाने के लिए उसके अंदर हम डिसफ्लोकुलेंट एजेंट यहाँ पे मिलाते हैं। अब हमारे पास डिसफ्लोकुलेंट एजेंट 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 होता है हमारे पास सोडियम हेक्सामेटा फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेट। सेकंड हमारे पास होता है सोडियम ट्राइपोली फॉस्फेट। थर्ड हमारे पास होता है सोडियम मेटाफॉस्फेट। ठीक है, तो यहाँ पे एग्लेमिरेशन मतलब ढेर इकट्ठा होना। तो यहाँ पे ढेर इकट्ठा होने से बचाने के लिए, सपोज करिए यहाँ पे हमारे पास एक ढेर इकट्ठा हो जाएगा, तो यहाँ पे एनालाइज करना आसान नहीं होगा।
तो इससे ढेर इकट्ठे होने से बचाने के लिए हम उसके अंदर डिसफ्लोकुलेंट एजेंट मिलाते हैं। अब डिसफ्लोकुलेंट एजेंट हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 है हमारे पास सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, सेकंड हमारे पास है सोडियम ट्राइपोलीफॉस्फेट, थर्ड हमारे पास है सोडियम मेटाफॉस्फेट। ठीक है, तो सोडियम हेक्सामोटा ये आपको एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि हम जो हमारे पास डिसफ्लोकुलेंट एजेंट कितने टाइप के होते हैं और उनका नाम क्या क्या है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्लियर हो गया है डिसफ्लोकुलेंट एजेंट। अब नेक्स्ट हमारे पास है इफ कैल्शियम कंपाउंड। आप ये नोट लिख के यहाँ पे लिख सकते हैं एंड ऑर्गेनिक मैटर। अगर हमारे यहाँ पे सोइल सैंपल के अंदर कैल्शियम कंपाउंड या ऑर्गेनिक मैटर है तो इनको दूर करने के लिए हम यहाँ पे अगर हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर है, सपोज करिए ऑर्गेनिक मैटर मतलब वही पेड़ पौधे की पत्तियां वगैरह घास फूस अगर हमारे पास है तो उसके अंदर हम H2O2 यहाँ पे मिलाते हैं। H2O2 क्या होता है? हमारा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हमारे पास यहाँ पे H2O2 होता है। तो यहाँ पे इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं कि अगर हमारे पास सॉइल सैंपल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर अगर प्रेजेंट है तो हम यहाँ पे उसके अंदर H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यहाँ पे मिलाते हैं। इफ सपोज करिए अगर कैल्शियम कंपाउंड है तो उसके अंदर हम HCl यहाँ पे मिलाते हैं। तो आप ये नोट लिख के यहाँ पे नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और राजस्थान जयन में हमें आपको ही पता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो आप इन टाइप के क्वेश्चन को स्टार लगा के नोट कर लें, ये डायरेक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि अगर हमारे सोइल सैंपल के अंदर कैल्शियम कंपाउंड है तो हम HCl मिलाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर है तो हम H2O2 यहाँ पे मिलाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास सेडिमेंटेशन के अंदर स्टोक्स लॉ और हम यहाँ पे अगर कुछ यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम कंपाउंड ऑर्गेनिक मैटर या फिर आपस में चिपकने का गुण है तो उनको दूर करने के लिए हम किन किन एजेंट का यूज करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट है कि हम जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं उनका हम किन मेथड के थ्रू यहाँ पे एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे हम मेथड्स देखते हैं किन किन मेथड से हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं। सेडिमेंटेशन एनालिसिस हम यहाँ पे हमारे पास 2 मेथड होते हैं। एक होता है हमारे पास पिपेट मेथड, ठीक है, और एक होता है हमारे पास हाइड्रोमीटर मेथड। ठीक है, पिपेट मेथड और हाइड्रोमीटर मेथड। तो सबसे पहले हम पिपेट मेथड की बात करते हैं। पिपेट मेथड मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। तो फर्स्ट हमारे पास है पिपेट मेथड। पिपेट मेथड से हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस कैसे करते हैं वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे डायग्राम देख पा रहे होंगे। डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे हमारे पास ये पिपेट है, इसकी कैपेसिटी है 10 ml और ये नीचे हमारे पास जार है। ठीक है, और वो है हमारे पास 1 लीटर। तो आप देखिए, सपोज करिए मैं आपको इधर से बना के दिखाता हूं। ये हमारे पास नीचे वाला जार है और ये हमारे पास ये पिपेट है। ठीक है, अब पिपेट हमारे पास क्या होती है, आपने देखा होगा कि जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो इंजेक्शन वो कैसे लगाता है, वो इंजेक्शन सबसे पहले दवाई इंजेक्शन के अंदर फिल करता है। ठीक है, फिल करता है उसी तरीके से यहाँ पे भी पिपेट जो हमारे पास ये वाटर है, इसके अंदर वाटर है प्लस सॉइल सैंपल यहाँ पे मिक्स है। सॉइल सैंपल के लिए मैं पेन चेंज करके आपको बताता हूं। सपोज करिए ये हमारे पास सॉइल सैंपल, इसके अंदर ये मिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे 100 mm ही यहाँ पे हम पिपेट को पानी के अंदर डालते हैं
और पानी के अंदर ढालने के बाद पिपेट के अंदर हम 10 ml यहाँ पे लेते हैं। कैसे लेते हैं? जैसे डॉक्टर इंजेक्शन के अंदर दवाई को फिल करता है, उसी तरीके से यहाँ पे हम पिपेट के अंदर भी वाटर को लेते हैं। अब सपोज करिए टाइम t1 पे हमने यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे पिपेट के अंदर वाटर ले लिया है और उसका एनालाइज कर लिया है कि हमारे पास उसके अंदर कितना यहाँ पे सोइल सैंपल है और कितना यहाँ पे वाटर है। अब हम t2 टाइम पे अगर देखें तो t2 टाइम पे हमारे पास जो t1 टाइम पे सैंपल के अंदर जो हमारे पास सोइल सैंपल के वाटर सैंपल के अंदर जो हमारे पास सोइल के कण आए थे और वो t2 टाइम के अंदर जो हमारे पास सोइल के सैंपल में कण आएंगे वो हमारे पास कुछ कम होंगे। उसका रीजन क्या है कि अगर हम t1 टाइम पे यहाँ पे सैंपल लेंगे तो वो हमारे पास न्यूली कंडीशन के अंदर है, पर अगर हम t2 टाइम पे लेंगे तो हमारे पास कुछ टाइम पीरियड यहाँ पे निकल गया है। तो उस टाइम पीरियड के अंदर हमारे पास कुछ कण यहाँ पे कुछ सोइल सैंपल हमारे पास यहाँ पे बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा। आपको ये समझ में आ गया है कि हमारे पास t2 टाइम के अंदर कुछ यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगे और t1 टाइम पे हमारे पास यहाँ पे ये न्यूली सैंपल था, ताजा सैंपल था, तो यहाँ पे हमारे पास सैंपल के अंदर कण ज्यादा आएंगे और t2 टाइम पे हमारे पास सैंपल के अंदर कण सोइल के जो हमारे पास कण है वो कम आएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास t2 टाइम पे कुछ सोइल सैंपल यहाँ पे हमारे पास नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने जो ये गणित यहाँ पे लगाई है, यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आता है। वो फॉर्मूला है सपोज करिए हमने जो यहाँ पे t1 और t2 टाइम पे जो वाटर का सैंपल लिया है वो है He, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो He है। तो यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी क्या आ जाएगी? He अपॉन t टाइम पे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये आपको पता है। तो यहाँ पे हमारे पास सेटलिंग वेलोसिटी क्या थी? सेटलिंग वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला था g-1 गामा w डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू। तो यहाँ से अगर हम पार्टिकल्स का साइज निकाले, डी हमारे यहाँ से निकाले हम, तो डी के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे vs, तो vs को यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ he अपॉन टी, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं डी स्क्वायर निकालू तो क्या आएगा? तो यहाँ से डी स्क्वायर क्या होगा? 18 म्यू को मैं इस साइड ले जाऊं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 18 म्यू He डिवाइडेड बाय टी को मैं इस साइड लाऊंगा तो टी g-1 गामा w। अब डी स्क्वायर है तो मैं इसको डी की फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे अंडर रूट हमारे पास लग जाएगा और ये हम नोट कर लेंगे 18 म्यू He अपॉन टी g-1 गामा w। तो यहाँ से हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आ गया है कि हमें पार्टिकल्स की अगर साइज निकालनी है तो यहाँ से हम 18 म्यू He अपॉन गामा w g-1, He हमारे पास जो हमारा वाटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो है, म्यू हमारे पास डायनामिक विस्कोसिटी है, जी हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी है, टी हमारे पास टाइम है, ठीक है। तो यहाँ से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमने पार्टिकल साइज की बात कर ली है। अब यहाँ पे अगर हम परसेंटेज फाइनर की बात कर लें तो परसेंटेज फाइनर के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है md अपॉन vd, ठीक है, माइनस m अपॉन v अपॉन md अपॉन v, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 क्योंकि हम परसेंटेज में बात कर रहे हैं। अब md क्या होगा? मास ऑफ सॉलिड, जो हमने सॉइल सैंपल के अंदर हमने जो सॉइल डाली है उसका मास अपॉन हमारे पास vd जो वॉल्यूम है उसका मास। m हमारे पास क्या है? जो हमने सैंपल के अंदर फ्लोकुलेटिंग एजेंट डाला था अपॉन फ्लोकुलेटिंग एजेंट का हमारे पास वॉल्यूम, क्योंकि हमने वो उसके अंदर एक्स्ट्रा डाला है तो हमारे पास जो टोटल मास ऑफ ड्राई सैंपल है और वॉल्यूम जो टोटल वॉल्यूम है ड्राई की, उसमें से हमें जो फ्लोकुलेटिंग एजेंट हमने वाटर के अंदर डाला है वो हमें यहाँ पे माइनस करना होगा
और टोटल हमारे पास क्या है, मास ऑफ सॉलिड ड्राई सैंपल अपॉन टोटल वॉल्यूम। आपको मैंने बताया था हमारे पास फॉर्मूला क्या था परसेंटेज फाइनल का, वेट ऑफ सॉइल रिटेन्ड अपॉन टोटल वेट। तो यहां से हमारे पास परसेंटेज फाइनल हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज फाइनल का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एम डी अपॉन वी डी माइनस एम अपॉन वी, ये फ्लोकुलेटिंग एजेंट है हमारे पास, ठीक है। तो हमने फ्लोकुलेटिंग एजेंट यहाँ पे माइनस कर दिया है, डिवाइडेड बाय जो टोटल हमारे पास वेट है, वेट हमारे पास ड्राई का मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ से हम परसेंटेज फाइनल भी निकालते हैं। पिपेट मेथड आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पिपेट मेथड हमारे पास क्या बोलता है कि जो हमारे पास आपने देखा होगा डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, तो डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के लिए हमारे पास दवाई कैसे लेता है, हमारी जो आगे की सिरेंज होती है वो दवाई के अंदर फिल करके उसको पीछे की तरफ खींचता है। इसी तरीके से हम यहाँ पे पिपेट के अंदर करते हैं। T1 टाइम के अंदर हम वाटर सैंपल में से पिपेट के थ्रू सैंपल को खींचते हैं 10 ml। 10 ml यहाँ पे लेते हैं, आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। तो 10 ml जो हम लेते हैं वो T1 टाइम पे लेते हैं, पर वही हम अगर T2 टाइम पे लेंगे तो टाइम डिफरेंस हमारे पास हो जाता है। तो अगर टाइम डिफरेंस हम देखें तो टाइम डिफरेंस के अंदर हमारे पास जो सॉइल सैंपल के पार्टिकल्स हैं वो कुछ सेटल डाउन हो जाएंगे। तो सेटल डाउन होंगे तो जो पार्टिकल्स हमारे T1 टाइम पे आए थे वो पार्टिकल्स हमारे T1 T2 टाइम पे नहीं आ पाएंगे। तो यहां से हमने देखा कि जो हमारी सेटलिंग वेलोसिटी है वो एच टाइम पे, एच डिस्प्लेसमेंट पे क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पे हमारे पास यहाँ पे हम डाया निकाल लेंगे, कितना डाया हम लेंगे और परसेंटेज फाइनल हमारे पास आ जाएगा। अब हम बात करते हैं हाइड्रोमीटर मेथड की। हाइड्रोमीटर मेथड के थ्रू हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे हाइड्रोमीटर मेथड की। हाइड्रोमीटर मेथड, हाइड्रोमीटर मेथड के अंदर हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस के लिए आप देख पा रहे होंगे हमारे पास ये कोई जार है। इस जार के अंदर हमने हमारा मिक्सर और वाटर हमने डाला हुआ है, ठीक है। वाटर और पानी को आपस में मिक्स कर लिया है, उल्टा सुल्टा करके, कभी ऐसे करके हमने आपस में मिक्स कर लिया है, अप डाउन करके मिक्स आपस में कर लिया है, ठीक है। अब जो हमारी स्टेम है, स्टेम को हम यहाँ पे इसके अंदर डालेंगे। नीचे हमारे पास बल्ब होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं, उसके अंदर हम स्टेम को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देते हैं। स्टेम का जो हमारे पास वेट होता है, जो भी हमारे पास उसका वॉल्यूम होता है, उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। और जो हम रीडिंग लेते हैं, रीडिंग हम जो हमारा सेंटर ऑफ बल्ब है उस पे जो हमारे पास सेडिमेंटेशन की जो हमारे पास रीडिंग आती है उसको हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। तो जो हमारे पास रीडिंग होती है, रीडिंग लेने के बाद जो हमारे पास एक्चुअल कंडीशन थी, जो एक्चुअल रीडिंग आई थी वो सेकंड T2 टाइम पे क्या हो जाएगी, A1 डैश हो जाएगी। और जो हमारे पास टॉप पे जो हमने रीडिंग ली है वो पानी पानी की लेवल कुछ ऊपर चली जाएगी। स्टेम को जब हम वाटर सैंपल के अंदर डालेंगे तो जो हमारा ए है वो A1 पे पहुंच जाएगा, और जो वाटर का जो हमारा टॉप था बी, वो बी डैश पे पहुंच जाएगा। और यहाँ पे जो हमारे पास जो हम सैंपल लेंगे, जो सैंपल हम लेंगे वो सेंटर ऑफ बल्ब पे ही हम यहाँ पे लेंगे। इसके थ्रू हम यहाँ पे हाइड्रोमीटर हमारा मेथड कंप्लीट करते हैं। तो जो हमारा हाइड्रोमीटर मेथड होता है वो हमारा डेंसिटी यहाँ पे मेजर करता है सॉइल सस्पेंशन के अंदर, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर हम स्टेम का यहाँ पे वॉल्यूम नेग्लेक्ट कर दें तो हम यहाँ पे जो सेंटर ऑफ बल्ब होता है उसी के थ्रू हम यहाँ पे हमारा सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं और वैल्यूज को रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास निकल के क्या आता है, अगर हम परसेंटेज फाइनल की बात करें, परसेंटेज फाइनल हमारे पास क्या निकल के आएगा यहाँ से,
तो यहां से हमारे पास परसेंटेज फाइनर का फॉर्मूला है G/G-1 गामा W V/W RH/10। तो यहाँ पे G हमारे पास क्या है? G हमारे पास है, मैं नोट डाउन कर देता हूं यहाँ पे, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है। VH हमारे पास है फाइनल करेक्टेड वैल्यू। जो हमारी फाइनल वैल्यू आई है, आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि हमारे पास बॉटम में पहले ए पे था, स्टेम डालने के बाद वो ए डे से पहुंच गया। तो जो ये हमारी रीडिंग आएगी वो VH पे ही आएगी। ठीक है। इसी वाले पोर्शन के अंदर हमारी आ रही है, तो जो हमारे पास रीडिंग आएगी वो फाइनल करेक्टेड वैल्यू RH वैल्यू पे ही आएगी। ठीक है। W हमारे पास क्या है? W है वेट ऑफ सॉइल मास। ठीक है। और V हमारे पास है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सस्पेंशन। ठीक है। तो यहां से आपका ये क्लियर हो गया होगा परसेंटेज फाइनर हम कैसे निकालते हैं। और रीडिंग हम कहाँ मेजर करते हैं? सेंटर ऑफ बल्ब पे जो हमारी रीडिंग आती है उसको हम मेजर करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ये रीडिंग दी हुई होती है। जो हमारे पास स्टेम होता है, स्टेम के अंदर हमारे पास यहाँ डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट हमें रीडिंग दी हुई होती है। जो हमारे पास वाटर का टॉप और जो हमारे पास रीडिंग का बॉटम होता है, वहां तक की हाइट हमारे पास h होती है। और वहां से और सेंटर ऑफ बल्ब की हमारे पास हाइट h/2 और बॉटम तक h/2, मतलब टोटल हाइट h होती है। ठीक है। तो यहां से हम जो हमारी रीडिंग मेजर करते हैं, रीडिंग हम यहाँ पे सेंटर ऑफ बल्ब, जो हमारे पास स्टेम में बल्ब होता है वहां पे रीडिंग हम नोट करते हैं। और परसेंटेज फाइनर का हमारे पास फॉर्मूला होता है G/G-1 गामा W V/W RH/10। ठीक है। तो ये वैल्यू है हमारी। और जो हमारे पास RH है, जो हमारे पास वैल्यू निकल के आती है, आप देख पा रहे होंगे कि हमने जो स्टेम को बॉटम तक ला दिया है, उसके बाद हमारा जो रीडिंग है वो RH यहाँ पे कौन से मीटर पे आ रहा है? 10वें मीटर पे, 10th नंबर पे हमारे पास RH की वैल्यू, जो हमारे पास वाटर अप हुआ है वहां की रीडिंग हमारे पास 10 RH पे आ रही है। तो हमारे पास ये 10 और RH मैंने बता दिया फाइनल करेक्टेड वैल्यू हमारी। स्टेम को हम पानी के अंदर डुबाएंगे। पानी के अंदर डुबोने के बाद वाटर लेवल बढ़ेगा, क्योंकि क्योंकि जो हमारे पास उसकी वॉल्यूम है वो भी उसके अंदर ऐड होगी, तो हमारे पास वाटर लेवल बढ़ेगा। तो वाटर लेवल बढ़ने के बाद ही हमारे पास एक्चुअल जो रीडिंग आएगी वो तभी हमारे पास आएगी। ठीक है। तो यहां से हमारे पास पिपेट और हाइड्रोमीटर मेथड के थ्रू हमारे पास सेडिमेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। सीव एनालिसिस हमने कर लिया है। अब हम बात करते हैं ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमारा परसेंटेज फाइनर और सेमी लॉग के बीच में बनाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि यह हमारे पास कोई ग्राफ है। ठीक है। तो हमारे पास जो वर्टिकल साइड है उस पे हमारे पास परसेंटेज फाइनर की वैल्यूज होती है, और बॉटम वाली साइड हमारे पास सेमी लॉग की वैल्यू होती है। ठीक है। तो यहां से हमारे पास ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, उनका हम एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास नंबर 1 क्या है? उससे पहले आपको ये समझ में आ गया होगा ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमारा क्या होता है। जो कर्व हमारा परसेंटेज फाइनर और सेमी लॉग के बीच बनता है वो हमारा ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है। इसके थ्रू हम ग्रेन साइज, जो हमारे पास साइज होती है हमारे पास, जैसे कोर्स है फाइन है, उनका जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किसके थ्रू कैसे होता है वो हम एनालाइज करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होती है, उनका हम पहले एनालाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में CU से डिनोट करते हैं। इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है CU इक्वल्स टू D60 अपॉन D10। अब भाई ये D60 और D10 क्या होता है? D60 हमारे पास होता है, D60 इज ए
60% particles are finer than this size। कहने का मतलब ये हुआ कि D60 हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं, जो हमारे पास समझिए सोइल सैंपल है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स है हमारे पास अलग अलग पार्टिकल्स है, उसके अंदर जो 60% पार्टिकल्स है वो हमारे D60 डाया ऑफ 60 से छोटे हैं। 60% पार्टिकल्स हमारे इससे छोटे हैं। D10 मतलब 10% पार्टिकल्स हमारे जो हमारे सैंपल है उसके अंदर इससे छोटे हैं। कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो D60 हमारा क्या हो गया कि D60 60% पार्टिकल्स हमारे फाइनर है इस साइज से, और D10 मतलब 10% पार्टिकल्स हमारे छोटे हैं। ठीक है, और यहां से आप एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, जो D10 होता है उसको हम, ये हमारी इफेक्टिव साइज होती है। अच्छे से मैं आपको नोट करता हूं, इफेक्टिव साइज या फिर इफेक्टिव डायामीटर। D10 को हम इफेक्टिव साइज या इफेक्टिव डायामीटर भी बोलते हैं। D60 मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा कि मतलब जो 60% पार्टिकल्स है हमारे, वो 60% से हमारे छोटे हैं। ठीक है, मतलब हमारा कोई सैंपल है वो 60% है, मतलब 60 हमारा टोटल पार्टिकल्स है, तो हमारे 60% पार्टिकल्स जो हमारी टोटल साइज है उसमें कम है। ठीक है, और D10 मतलब, और D10 हमारे पास क्या हो जाएगा, D10 मतलब 10% पार्टिकल्स हमारी साइज से छोटे हैं। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी हमारा कंप्लीट हो गया है, आपको समझ में आ गया होगा। यूनिफॉर्मिटी इसका फॉर्मूला होता है Cu इक्वल टू D60 अपॉन D10। अब नेक्स्ट हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर यहाँ पे हम इसको डिनोट करते हैं Cc से। ठीक है, तो यहां से हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है Cc इक्वल टू D30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय D10 मल्टीप्लाई D60। ठीक है, तो यहां से हमारे पास D30 क्या होता है कि 30% पार्टिकल्स आर फाइनर देन दिस साइज, और मैंने आपको ये D10 और D60 तो बता ही दिया है। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको ये समझ में आ गया होगा। D30 मतलब ये हमारे पास साइज है, तो इस साइज के अंदर हमारे पास 30% पार्टिकल्स ऐसे हैं जो इस साइज से छोटे हैं। D10 मतलब D10 हमारे पास साइज है, D10 साइज के अंदर हमारे पास 10% पार्टिकल्स D10 से छोटे हैं। D60 के अंदर भी सेम यही प्रोसेस हमारे पास होती है। अब हम बात करते हैं हमारे पास ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अगर हमारे पास स्टीप बनता है, अगर स्लोप में बनता है, तो हमारे पास क्या कंडीशन होती है। फर्स्ट पॉइंट, अगर हमारा यहाँ पे स्लोप स्टीप है, स्टीप मतलब खड़ा है, तो हमारे पास वो सोइल हो जाएगी पुअरली ग्रेडेड। पुअरली ग्रेडेड ये हम बात करेंगे जब हम सोइल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप ये ओनली नोट डाउन कर लीजिए, जब हम सोइल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर हमारा स्लोप सेकंड हमारे पास है इंक्लाइंड। इंक्लाइंड अगर स्लोप है तो वो हमारे पास होता है वेल ग्रेडेड। ये आपको नोट डाउन करना है, या आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि अगर हमारे पास ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में अगर स्लोप इंक्लाइंड बढ़ता है तो वो कौन से ग्रेड के अंदर आता है, तो वो वेल ग्रेडेड में आता है। तो यहां से हमारे पास ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कंप्लीट होता है। ठीक है, और ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंदर हमने कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी पढ़ा, उसको हम फर्स्ट हमने पढ़ा कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी को हम किससे Cu से डिफाइन करते हैं,
कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर नेक्स्ट हमने पढ़ा था, उसको हम सीसी से डिफाइन करते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी हमने कर्वेचर को सीसी से डिफाइन करा था, उसका हमने फॉर्मूला लिखा था d30 का स्क्वायर d10 मल्टीप्लाई d60। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी हमारे पास d60 अपॉन d10, और ये d30 ये क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास कंसिस्टेंसी, अटरबर्ग लिमिट्स ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले प्लीज सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।